हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा, जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया। वस्तुतः जापान के ऊपर पश्चिमी संकट संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से आया, ना कि यूरोप के किसी देश द्वारा। और जिस प्रकार अफीम के युद्ध ने चीन का द्वार विदेशियों के लिए खोल दिया था, उसी प्रकार अमेरिका के घुसपैठ के कारण जापान का द्वार भी विदेशियों के लिए खुल गया। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही जापान का द्वार विदेशियों के लिए खुल गया। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही जापान में अमेरिका की रुचि बढ़ रही थी, क्योंकि प्रशांत महासागर में उसकी व्यापारिक गतिविधि बड़ी जोरों से बढ़ने लगी थी। 19वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका अपने पश्चिमी तट के व्यापार को समुन्नत करने पर लगा हुआ था। 1848 ईस्वी में उसने कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को पर अधिकार कर लिया था। इस कारण प्रशांत महासागर में उसकी रुचि बढ़ने लगी थी और वह एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता थे। इस कर में ज्यों-ज्यों अमेरिका ने अपने पैर पश्चिमी में बढ़ाए, तो जापान से उसका संपर्क अवश्यंभावी नजर आने लगा। अमेरिका के कई जहाज जापान के किनारों पर ध्वस्त हो गए जाते थे। 1846 ईस्वी में एक अमेरिकी जहाज कठिनाइयों में फंस गया और उसने जापान के एक बंदरगाह में शरण लेनी चाहिए, लेकिन जापान ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। इस हालत में अमेरिका यह महसूस करने लगा कि प्रशांत महासागर के कुछ बंदरगाहों पर उसका नियंत्रण होना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अमेरिकी जहाज वहां विश्राम कर सके और कोयला पानी ले सके। अमेरिका में यह आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी कि प्रशांत महासागर के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित किया जाए। कमोडोर पेरी का आगमन। 20 जुलाई 1846 को अमेरिका नौसेना का अधिकारी कमोडोर जेम्स विडिल दो जहाज लेकर एक जापानी बंदरगाह पर उतरा और व्यापारिक संबंध के लिए प्रार्थना की, लेकिन जापानी सरकार को यह मान्य नहीं हुआ। 1849 ईस्वी में कमोडोर जेम्स गिलिन 15 अमेरिकी नाविकों को छुड़ाने के लिए नागासाकी आया, पर उसने तिजारत के संबंध में कोई बात नहीं की। 1853 ईस्वी में अमेरिकी नौसेना के एक दूसरे अधिकारी कमोडोर मैथ्यू काल्वेट पेरी को राष्ट्रपति फिलमोर ने जापान भेजा। पेरी अफ्रीका और चीन का चक्कर काटते हुए 4 युद्धपोतों के साथ ईडो की खाड़ी में उतरा और जापान के अधिकारियों से प्रार्थना की कि वे जापान के बंदरगाहों में अमेरिकी युद्धपोतों को ठहरने की सुविधा दें। उसने उपहार के रूप में पश्चिमी तार और रेल व्यवस्था के 2 नमूने भेंट किए और साथ ही जापान के सम्राट के नाम एक पत्र भी दिया। इसके बाद पेरी वापस चला गया, परंतु रवाना होने से पहले उसने जापानियों को चेतावनी दे दी कि अगले वर्ष वह अधिक शक्तिशाली बेड़ों के साथ उत्तर लेने के लिए पुनः आएगा। फरवरी 1854 में कमोडोर पेरी 3 भाप के जहाज और 5 यान लेकर फिर आ पहुंचा। उसने आने में जल्दी इसलिए की कि रूस के जार निकोलस प्रथम ने एडमिरल पुयातिन के नेतृत्व में नागासाकी में 4 जहाजों का एक बड़ा बेड़ा भेज दिया था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी और ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को रोकना था। पेरी ने आते ही जापान से संधि करने की जिद की। योडो में विचार विनिमय हुआ, क्योंकि इस एक वर्ष की अवधि में उस पत्र का उत्तर नहीं तैयार किया गया था, जिसे पेरी ने 1853 ईस्वी में ही जापानी अधिकारियों को दिया था। वस्तुतः पेरी की यात्रा ने शोगुन को भारी दुविधा में डाल दिया था। उसने तुरंत डेमियो की सभा बुलाई। इसमें विभिन्न मत प्रकट किए गए। एक पक्ष विदेशियों के विरुद्ध था। उस पक्ष का कहना था, पहले तो विदेशी हमें शिक्षा देंगे, औजार देंगे, मशीन देंगे और आराम के साथ देंगे, और फिर हर संभव उपाय द्वारा देशवासियों को धोखा देंगे। चूंकि उनका उद्देश्य व्यापार है, इसलिए वे धीरे धीरे देश का धन चूसकर देश को गरीब कर देंगे। इसके बाद वे जैसा चाहेंगे हमारे साथ व्यवहार करेंगे, और नीति होनी चाहिए कि पश्चिमी देशों के साथ संधियां करें, उनकी विद्याओं और कलाओं को सीखकर अपने देश को सशक्त बना दे, ताकि जापान के लोग पश्चिमी देशों का मुकाबला कर सकें। अंत में दूसरे पक्ष की बात मान ली गई और इसके परिणामस्वरूप बहुत ही हर्षपूर्ण वातावरण और
सामाजिक रस्मों के बीच कानागावा में संधि की वार्ता आरंभ हो गई तथा 31 मार्च 1854 को यह संधि संपन्न हो गई। कानागावा की संधि के अनुसार शिमोदा और हाकोदाते में अमेरिकी जहाजों को कोयला आदि सामान लेने और कुछ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। शोमेदा में अमेरिकी वाणिज्य दूत के रहने की भी व्यवस्था हो गई। जहाज के टूटने पर बहकर आए हुए नाविकों और यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने और उन्हें आदर के साथ लौटाने की बात भी पक्की हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के आदान प्रदान की सुव्यवस्था हुई। यह भी तय हुआ कि इन देशों को जापान में जो भी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी वे संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने आप उपलब्ध होंगी। यूरोपीय देशों से संधियां। इस प्रकार विदेशियों के लिए जापान का द्वार खुल गया। उस द्वार से विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए पश्चिम के इन राष्ट्र भी शीघ्रतापूर्वक आ गए। शीघ्र ही इन राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी पेरी का अनुसरण करते हुए जापान पहुंचे और जापान के साथ संधि करने में सफल रहे। अक्टूबर 1854 में नागासाकी में एक ब्रिटिश अधिकारी स्टार्लिंग ने एक संधि की। फरवरी 1855 में शिमोदा में रूस के साथ भी संधि हो गई। डचों को अंत में नागासाकी की सीमाओं से मुक्ति मिल गई जब जनवरी 1856 में उनके साथ ही जापान की एक संधि हो गई। सर्वाधिक लोकप्रिय देश की व्यवस्था के फलस्वरूप हर संधि चारों देशों के लिए लाभकारी हो गई और अमेरिका को पेरिस संधि में मिले कुछ अधिकारों का भी विस्तार हो गया। संक्षेप में 1856 ईस्वी तक इन चारों राज्यों को जापान में विस्तृत अधिकार मिल गए। जापान के संन्यास और एकांतिक जीवन का अंत हो गया। जापान में टाउनसेंड हैरिस। कानागावा की संधि के अनुसार 1856 ईस्वी में टाउनसेंड हैरिस अमेरिकी प्रतिनिधि की हैसियत से जापान पहुंचा। हैरिस को प्रारंभ में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा किंतु वह एक कुशल कूटनेता था और उसने बड़े ही धैर्य से काम लिया। उसने जापानी अधिकारियों से मेल कर लिया और उन्हें समझाता बुझाता रहा कि पाश्चात्य देशों से संबंध कायम करने में हाँ जापान का हित है। अंत में उसे अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिली और जापानी अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका से दूसरी संधि करने को तैयार हो गए। संधि की वार्ता पूर्ण होने पर हैरिस प्रति मास जापानियों के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा करता रहा। इसी बीच उसे समाचार मिला कि यूरोपियों ने चीन को हराकर उस पर तिनतशिन की संधि लाद दी है। उसने जापानियों को इस खतरे से आगाह किया और उन्हें समझाया कि यदि वे अमेरिका के साथ संधि नहीं करते तो उन्हें भी चीन की तरह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जापानी अधिकारियों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा और 29 जुलाई 1858 को जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक दूसरी संधि से निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। शिमोदा और हाकोदाते के अलावा कानागावा और नागासाकी फौरन व्यापार के लिए खोल दिए गए। निगाता और हागोयो को 1860 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक धीरे धीरे खोलने की व्यवस्था की गई तथा ईडो और ओसाका में विदेशियों के रहने की इजाज़त दे दी गई। आयात और निर्यात करों की दरें मुनासिब तय की गई। जापान में अमेरिकियों को उनके अपने कानून के अंतर्गत रहने का हक दिया। अमेरिका ने जापान को जहाज हथियार और तकनीकी विशेषज्ञ देने का वचन दिया। दोनों देशों में आपसी प्रतिनिधि और दूत रखने का फैसला किया गया। अमेरिकियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। 4 जुलाई की संधि को दोहराने की शर्त की गई। इसके कुछ ही हफ्तों के अंदर डचों, रूसियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से भी इसी प्रकार की संधियां की गई। इन संधियों को सामूहिक रूपों में 5 जातियों की संधियां कहते हैं। इन संधियों के अमल में आने से पूर्व ही विदेशी व्यापारी भी संख्या में कानागावा के निकट योकोहामा में बसने लगे। धीरे धीरे यह मछली पकड़ने वालों का गांव जापान का प्रमुख व्यापारी बंदरगाह और केंद्र बन गया। संधियों का परिणाम। इन संधियों से बंद जापान के द्वार विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए और जापान के पथकवादी जीवन का अंत हो गया। जापान में विदेशियों के प्रवेश की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए न लड़ाई लड़ी गई, न क्षेत्र दबाया गया और न छीना झपटी या मार काट हुई। चीन के इतिहास की पुनरावृत्ति यहाँ नहीं हुई। इसका कारण जापानी समाज की समन्वयशीलता और जापानी अधिकारियों की
दूरदर्शिता थी, लेकिन तत्काल के लिए जापान को एक घाटा आवश्यक हुआ। चीन की तरह जापान में भी विदेशियों को न्याय शासन और आयात निर्यात कर से मुक्ति मिल गई। यह राज्य क्षेत्रातीत सिद्धांत ही था जिसने जापान की संप्रभुता को सीमित कर दिया, लेकिन इन मामलों में वह चीन से बिल्कुल भिन्न था। जापान का द्वार खुलना उसके हक में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ। जापान ने पश्चिमी देशों की ताकत के रहस्य को समझा और उसे अपनाने के लिए व्याकुल हो गया। पश्चिमी की उन्नत सभ्यता अपनाने में जापानियों ने किसी तरह का संकोच का अनुभव नहीं किया, जैसा कि चीन के रूढ़िवादियों ने किया था। पाश्चात्य देशों के संपर्क में आने से जापान के सर्वांगीण विकास का द्वार खुल गया और कुछ ही दिनों में वह संसार की एक महान शक्ति बन गया। कुछ ही दिनों में वह पाश्चात्य देशों में स्तर में आ गया और उसकी गणना विश्व की प्रमुख शक्तियों में आने लगी। जापान के द्वार खुलने का एक और परिणाम हुआ। इसके कारण शोगुन की बड़ी बदनामी हुई, क्योंकि वह पश्चिम के दबाव के सामने झुक गया था। इसलिए जापान में यह मांग होने लगी कि शोगुन के प्रभुत्व का अंत किया जाए और सम्राट को देश का वास्तविक शासक बनाया जाए। इस मांग ने अंततः जोर पकड़ा और 1868 ईस्वी में जापान में एक रंगीन क्रांति हुई, जिसने राज्य व्यवस्था में परिवर्तन कर सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार किया। यह प्रसिद्ध मेजी पुनः स्थापना थी। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।